सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम और शुभ प्रभात। बहुत खुशी हो रही है आपको अपने बीच में पाकर आज रश्मि, और जिसको कहते हैं कि बहुमुखी प्रतिभाओं की धनी हैं आप, और जब आप मल्टी टैलेंटेड होते हैं तो खुशी होती है, क्योंकि लोगों की जो वाहवाही मिलती है उससे आपका हौसला और बढ़ता है और आप और बेहतर करने की सोचते हैं उनके लिए। जैसे आपने कहा कि सुन्नी तहसील के भरकंड छोटे से गांव से आप हैं, और आपका जैसे बातचीत हुई पहले तो आपने कहा कि आर्मी बैकग्राउंड रहा आपका जो सफ़र था, तो उस छोटे से गांव से आप धीरे धीरे पहुंच गई होस्ट करने की तरफ, गायकी की तरफ। कैसा माहौल था वहाँ पर? और ये बिल्कुल, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो आर्मी बैकग्राउंड के होते हैं उनमें एक स्टिकनेस होती है, आपका आत्मविश्वास जो है वो ऊंचाइयों तक होता है, तो किसने मोटिवेट किया, कैसे बना ये बिल्कुल तालमेल? बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तालमेल अपोजिट है। और आपको लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस फेस करने होते हैं, तो लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस चलती हैं। अभी आर्मी बैकग्राउंड की जैसे आपने बात की, बहुत सही कहा कि जो आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं सिविल लाइफ से। तो बचपन भी हमारा आर्मी में गुजरा है, क्योंकि फादर साहब जो थे वो हमारे आर्मी में थे, सैनिक परिवार से हूँ। तो पिछले 24 साल से वो हमारे साथ नहीं है, फादर मदर। हाँ जी, तो उनसे एक मोटिवेशन मुझे भी मिली थी कि हाँ मैं आर्मी में जाऊं और कुछ करूं। तो वहाँ का जो माहौल देखकर तो मैंने काफ़ी कोशिश की उसके लिए भी, ऐसा नहीं है आर्मी में जाने के लिए, मगर ठीक है आपका एक जो एम होता है अगर वो ना पूरा हो पाए किसी कारणवश, तो आपको एक सेकंड ऑप्शन होती है, क्योंकि लाइफ में सरवाइव भी करना है, जीना है और अपनी लाइफ में खुश भी आपको रहना है। बिल्कुल। हाँ जी, तो सिविल में आकर काफ़ी अलग लगती हैं ये चीज़ें। सैनिक जो परिवार है उसको अगर आर्मी से हटकर सिविल में सरवाइव करना हो तो काफ़ी डिफरेंसेस रहते हैं। जी। तो स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई, जो आपका कॉलेज है वो लाइफ कैसी गुजरी, ये जो बीज था क्या स्कूल टाइम में ही आपके अंदर फूट पड़ा ये एंकरिंग का, या क्या हुआ? हाँ जी बिल्कुल, स्कूल टाइम में फूट पड़ा था, अंकुर तो है। जी। तो हमारी स्कूलिंग लाइफ जो है आपका जैसे फर्स्ट से 8th-9th तक जो है फादर साहब के साथ हमारी गुजरी थी, जहाँ उनकी पोस्टिंग रहती थी। कभी गुजरात, कभी केरला, कभी दिल्ली, कभी राजस्थान। आपको गुजरात के गांधीनगर में रहना काफ़ी हुआ है। तो उसके बाद शिमला जो है आना हुआ था अपना। तो ठीक है, स्कूलिंग लाइफ भी बेटर रही थी, लेकिन ये जो होता है ना एक कीड़ा भी होता है, शौक आप पैशन कह सकते हैं। तो बचपन से इवन नर्सरी केजी से मैं इस चीज़ में काफ़ी शौक रखती थी करने का। तो आपने कहा कि पोस्टिंग अलग अलग जगह पर हुई आपके फादर की, और साथ में आपने वहाँ के कल्चर को भी देखा, समझा, और कुछ ना कुछ हमारे अंदर ज़रूर आता है जब आप नई नई जगहों पर जाते हैं। सीखता नहीं है इंसान, वो खुद ब खुद चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो वो चीज़ें कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए इस प्रोफेशन में आने के बाद? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। और मैंने ये देखा है कि जितनी ज़्यादा जगह आप जाते हैं वहाँ पे अलग अलग लोगों का जो माहौल है, उनका आपके प्रति रवैया है, वो हमें देखने को मिलता है कि कहाँ पे लोग आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, किसका क्या व्यवहार है। तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और हमें ये नॉलेज होती है कि कौन इंसान आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, आपको पुशअप कर रहा है, आपको डोमिनेट कर रहा है। तो ये चीज़ें अभी बड़े होने तक जो है हमारी ज़िंदगी में अपने आप आ जाती हैं। जी, कहते हैं कि जो लड़कियां होती है फादर के अपने काफ़ी करीब होती हैं दिल के, और जैसे आर्मी से आपके फादर रहे और एनसीसी भी आपने रखा। हाँ जी। तो एनसीसी क्या सोचकर रखा था आपने उस वक्त, और आगे क्या इसके बारे में आपने सोचा था कि कहीं कुछ करेंगे आप, जो एनसीसी आपने रखी? बिल्कुल बिल्कुल, एनसीसी मैंने रखा था। इवन अगर मैं अपने शिमला की बात करूं, हिमाचल प्रदेश की, शिमला में आपका 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो उसमें मैंने एज अ सीनियर अंडर ऑफिसर स्टेट का पूरे कॉन्टिजेंट का जो है नेतृत्व किया है, गर्ल्स कॉन्टिजेंट का। उसके बाद आपके एटीसी कैंप्स चलते हैं, हिमाचल से आपके 400-500 गर्ल्स जाती हैं। फिर एटीसी के बाद आपके डिकेट 1 में चंडीगढ़ तक, वहाँ से हिमाचल से सिर्फ 10-15 गर्ल्स जो है सिलेक्टेड होके जाती है। फिर HPHNC से जब आप सिलेक्ट होते हो तो दिल्ली के लिए राजपथ पे जो
परेड आपकी होती है 26 जनवरी की, उसके लिए हिमाचल से हम सिर्फ 2 गर्ल्स पहुंच पाई थी। और ये मेरा सौभाग्य था, परमात्मा की कृपा थी कि राजपथ पे मैं ज़रूर पहुंची और एज अ सीनियर अंडर ऑफिसर हिमाचल प्रदेश को मैंने रिप्रेजेंट किया था 26 जनवरी में। तो ये गुण खुद ब खुद फादर साहब से आ गया आपके फादर साहब से आ गया। और आर्मी में जैसे हम रहे हैं, आर्मी कमांडर जी के साथ, प्रेसिडेंट आवा जो होते हैं उनके साथ रहे, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एक ज़ील होती है कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपको इसमें करना चाहिए। जी हाँ जी। वैसे आप होस्ट का काम करती हैं, मैक्सिमम हमारे दर्शक जो हैं वो देखते हैं आपको, आज आपके बारे में जानने का उनको मौका मिल रहा है इस कार्यक्रम के जरिए। कायल हैं आपकी शेरो शायरी के, क्योंकि हर मौके पर आप की बड़ी ही खूबसूरत अदाओं के साथ, बड़े अंदाज के साथ आप शेरो शायरी बोलती हैं। कुछ हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहेंगी? जी जी, दर्शकों के लिए तो यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी कुछ हूँ दर्शकों की बदौलत हूँ। हमारे चाहे वो वेल नोन है, वेल विशर्स हैं, या जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हमारी काबिलियत को समझते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आशीर्वाद की बदौलत ही इंसान आगे बढ़ पाता है। और सोशल मीडिया पे इतना जो ज़्यादा प्यार मुझे मिलता है, उनकी तो दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो भी उनकी बदौलत हूँ। तो बिल्कुल, अभी शेरो शायरी की आपने बात कही, तो कुछ लाइन इस अंदाज में कहूँगी कि सब कुछ छुपाया जाए और कुछ ना बताया जाए। आपको लगता है ये सही है कहीं? सही तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो इजहार मोहब्बत बहुत जरूरी है। तो इसी पे एक शायर है कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा। जी, अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। यूं तो अदालत चली है तेरे मोहल्ले की, यूं तो अदालत चली है तेरे मोहल्ले की, पर गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया। और ये शेरो शायरी का सिलसिला चलता रहेगा। और जैसे कि आपने कहा कि बचपन में ही अंकुरित हो चुके थे ये जो बीज थे हुनर के आपके, तो जो पहली परफॉर्मेंस आपने दी, चाहे हम स्टेज की जाने या आपकी गायकी की जाने, तो कब आपने पहली परफॉर्मेंस दी और किस तरह का अनुभव रहा आपका? परफॉर्मेंस की तो बात करें कॉलेज लाइफ में, जैसे मैंने बताया कि एनसीसी में, नेशनल आरडी मैंने किया है, तो एनसीसी में आपका रहता है कि आपको कल्चर साइड से भी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, स्पोर्ट्स साइड से भी करना है, और जो एनसीसी में वो तो ऑलमोस्ट किया ही था। तो उसमें मुझे मौका मिला था अपने स्टेट को एज एन एंकर रिप्रेजेंट करने का दिल्ली में पीएम रैली के दौरान। तो मुझे गर्व भी महसूस हुआ था और अच्छा लगा था कि मैं शायद पेरेंट्स के आशीर्वाद की बदौलत और अपनी मेहनत से, अच्छा लगा कि जब आप अपने बलबूते पर कुछ कर पाते हैं ना, कहते हैं कि दूसरों के कंधे पे बंदूक ना चलाई जाए रखकर, तो अपने बलबूते पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। वो पहला था। उसके दौरान प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करूं तो 2012 से मैंने स्टेज से होस्ट किया था समर फेस्टिवल शिमला से। जी, तो बहुत सारे स्टेज शोज किए हैं आपने, कहाँ कहाँ पर किए हैं? और जब आप अलग अलग जगहों पर गई तो दर्शक हमारे अलग अलग रहते हैं, सबका टेस्ट अलग अलग रहता है, तो उन सबको हैंडल करना और उनकी चॉइस का खास तौर से ख्याल रखना कि वो बोर ना हो, बहुत मुश्किल काम होता है समा बांधना, और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाती हैं, तो वो स्मूथली सब कुछ चले, एक एंकर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, और कितनी खूबसूरती से आप उस चीज़ को हैंडल करती हैं, वो सारा अनुभव जानना चाहेंगे। कहाँ कहाँ आपने स्टेज शोज किए और कैसा अनुभव रहा आपका? इतना प्यारा आप बोल रही हैं मेरे लिए उसके लिए तो शुक्रगुजार हूँ आपकी। मगर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम आर्टिस्ट हैं और कलाकार होता है पब्लिक से, ऑडियंस से, जी, दर्शकों से। तो मैं सही बताऊं, माहौल की अगर बात करें तो इसमें मुझे ऑडियंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ऑडियंस अगर मुझे जाते ही जो है मेरे लिए तालियां बजा दें या खुशी से झूम उठे, तो मेरा हौसला अपने आप बढ़ जाता है। वहाँ पर क्या है कि माहौल के हिसाब से अपने आप में कुछ भी करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर पब्लिक मुझे प्यार दे रही है, और उनके प्यार के अलावा क्या है जी, पब्लिक
से ही कलाकार होता है और पब्लिक के लिए ही होता है। जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिल चुके हैं और जब आपको सम्मानित किया जाता है ना तो दिल से खुशी होती है और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अब और ज़्यादा बेहतर करें और क्या कुछ ना कर जाएं अपने दर्शकों के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये मुश्किल काम तो है ही, लेकिन जब आपको नवाजा गया तो कौन कौन से आपको इनाम मिले, कहाँ कहाँ मिले, वो थोड़ा हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे। इनाम की बात करें तो बहुत बार जो है मुझे होस्ट के लिए एज एन बेस्ट एंकर जो है नवाजा गया है। आपका जिस्पा वैली में टूरिज्म फेयर होता है उसमें, और खैर नेशनल में दिल्ली में तो ऑलमोस्ट नवाजा गया था। और बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश के बाहर की तो फरीदाबाद में हरियाणा टूरिज्म का फेयर रहता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेस्ट रहता है वो सूरजकुंड मेला। तो उसमें मुझे मौका मिला था 2021-22 में होस्ट करने का। वहाँ पे कंट्रीज़ के 27 कंट्रीज़ के आर्टिस्ट आते हैं जी। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ। हरियाणा टूरिज़्म की एमडी साहब यादव जी होते थे, उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरी काबिलियत को, मेरी मेहनत को, और मौका मिला था तो वहाँ पर भी मुझे उन्होंने बेस्ट एंकर के लिए अवार्ड दिया था। खुशी हुई थी। अभी हिमाचल प्रदेश में बात करें तो जैसे मेले आपके होते हैं उसमें तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। कहीं किसी किसी जगह में ये रिवाज होता है कि हाँ जो आपके पास एंकर आए उनको आप जो है सम्मानित करें, तो बहुत सारी जगह ऐसी ज़रूर रही हैं। बाकी आर्मी बात करें तो ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में, हाँ जी, यहाँ पर जो आर्मी कमांडर के वाइफ थे प्रेसिडेंट आवा, उन्होंने भी मुझे एक्सीलेंस के अवार्ड से नवाजा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे स्टेट फेयर लेवल पे आपके माहूनाग मेला हो गया, वहाँ पर माहूनाग देवता जी की कृपा से, और लव इंटरनेशनल, मिंचर, काफ़ी लिस्ट बहुत लंबी है। तो खुशी होती है कि ऐसे कलाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेलों की बात हो गई, जो भी आपने फेस्ट जितने भी रिप्रेजेंट किए, बहुत मज़ा आया आपकी बातचीत सुनकर। अब हम इस मज़े को दोगुना करना चाहते हैं आपकी खूबसूरत सी आवाज़ के साथ, क्योंकि बहुत मीठी आवाज़ है। हमने जो सुना है, गायकी का शौक़ आप रखती हैं, कई भजन आपने गाए हैं, कई गीत आपने गाए हैं। तमाम दर्शक आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे, क्या सुनाना चाहेंगे आज? बिल्कुल सुनाऊंगी दर्शकों को। ज़्यादातर वैसे तो मैं पहले बताना चाहूँगी, गायकी में बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं क्योंकि सीखी हुई गायकी नहीं है जी। और पैशन और प्रोफेशन कहूँ तो वो मेरा एंकरिंग का है जी। लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी सुनाने की, क्योंकि आपने कहा है तो मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूँगी। तो कुछ भजन आप सुनना चाहेंगे मेरा, या कोई हिंदी जो आपको अच्छा लगे? ठीक है जी, चलिए पहले भजन सुनाते हैं, फिर थोड़ा हिंदी गाने की तरफ भी ज़रूर जाएंगे जी। तो एक भोलेनाथ जी का भजन मैंने निकाला था जिसका टाइटल था मेरे भोले जी। तो उसकी 2 लाइन। मेरे भोले दा मंदिर प्यारा, कैलाश दा नज़ारा, मैं ओदे दर जाना जाना। मेरे भोले दा मंदिर प्यारा, कैलाश दा नज़ारा, मैं ओदे दर जाना जाना। तो ये इसकी 2 लाइंस। हाँ जी। एक माता रानी का भी मैंने भजन निकाला था, जाएंगे उसकी तरफ? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये जो आपने भजन निकाले या कोई और गीत गाए, तो ये लिखती भी आप खुद ही हैं या किस तरह से करती हैं? इसमें जी जो तो अगर हिमाचली गाने की बात करूं, वो कुछ मैंने ट्रेडिशनल सॉन्ग गाए हैं, परंपरागत है, काफ़ी लोगों ने गाया है उनको, तो शौकिया तौर पे मैंने भी गा लिया था। और ये जो भजन है ये मैंने खुद नहीं लिखे हैं, लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा जो रिदम है अच्छा लगा था, तो किसी से लिखवाए थे मैंने जी। अच्छा लगता है जब आप मेलों में जाते हैं, हमें हमारी कला और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। और जब आप यूथ से मिलती हैं, हर एज ग्रुप के लोग वहाँ पर आते हैं फेस्ट, अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि लोग कितने जुड़े हैं अभी तक हमारी संस्कृति से, और कितना पैशन है उनके अंदर कि वो रिप्रेजेंट करें, आगे तक लेके जाएं इसको? पैशन है,
काफ़ी लोग अगर बात करूँ जो तो हमारे बुजुर्ग रहते हैं और उनकी तरह तो हम कहाँ ही हो पाएंगे, चाहे वो कलाकार हैं चाहे वो कलाकार नहीं भी है, क्योंकि उनकी मेहनत और उन्होंने जो जिंदगी जी है, जो उनका तजुर्बा है, वो कहते हैं ना कि अगर जिंदगी को जीना सीखना है तो बुजुर्गों के पास ज़रूर बैठा करो। तो बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन्होंने हमारी जो संस्कृति है हिमाचल प्रदेश की उसे संजोए रखा है। ऐसा नहीं है, आज के वक्त में भी काफ़ी कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने हमारी हिमाचल प्रदेश की परंपरागत जो संस्कृति है उसे बेहतरीन तरीके से संजोए रखा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कुछ लोग आधुनिकता की तरफ भी जाना पड़ता है, समय के साथ थोड़ा सा चलना पड़ता है ना जी। वो कहते हैं कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ चलता चले यही बेहतर है आदमी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। और वैसे भी प्रकृति का नियम है परिवर्तन, जो परिवर्तित नहीं होता है तो उसके लिए वो कामयाबी की राहें बंद हो जाती हैं। बस ये है कि आधुनिकता की ओर चलें, लेकिन अपनी संस्कृति को पीछे ना छोड़ें, उसे साथ में लेकर आधुनिकता में हमें बढ़ना चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़े रहना है हमें। जी। आपने कहा कि बहुत सारे स्टेज शोज आप कर चुकी हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर आपने किया है। सबसे ज़्यादा इंजॉय कौन से एरिया में जब आपने परफॉर्मेंसेस दी आपको पसंद आया, और सबसे ज़्यादा प्यार कौन सी जगह पर आपको मिला? अभी प्यार की बात में मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगी। हाँ, खासकर फ्रैंकली स्पीकिंग खुले तौर पे कहूँ तो ऑडियंस के प्यार में कंपैरिजन नहीं कर सकती, क्योंकि ऑडियंस मुझे हमेशा प्यार देती हैं और उनका प्यार मुझे जीने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं बात करूँ जीवन जीने में, सरवाइव करने में, तो हकीकत जीवन की यही है जी कि ऑडियंस के अलावा अगर हम बात करें डिसाइडेड कमिटीज़ एंड ऑल जो भी सिस्टम रहता है आपका, तो उसमें अगर आपको ऊपर उठाने वाले, आगे बढ़ाने वाले कुछ लोग मिलेंगे तो कुछ आपको गिराने वाले भी मिलेंगे। और प्रैक्टिकल बात यह है कि गिराने वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आपकी मेहनत और काबिलियत के हिसाब से उसको देखते हुए आपको अप्रिशिएट करने वाले और आपको पुशअप करने वाले कि नहीं इनमें ज़ील है और ये डिज़र्विंग कैंडिडेट है, तो इन्हें अच्छा एक जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। ये जीवन की बहुत कड़वी सच्चाई है, मगर सच्चाई है। जी। कहते हैं कि पारखी नजर बहुत कम लोगों के पास होती है। आपके पास बेशक हुनर है, अगर पारखी नजर आपको नहीं मिली, वो नजर आप पे नहीं पड़ी, तो वो कामयाबी की राहें उतनी खुल के आपके पास नहीं आती हैं। बिल्कुल, आपको स्ट्रगल और करना पड़ता है बहुत। आपको कौन सी पारखी निगाह मिली, किसने आपको इस राह की ओर अग्रसर किया, प्रोत्साहित किया, मौका दिया आपको? जी, मौका दिया। हाँ, प्रोत्साहित की बात तो नहीं करूंगी, प्रोत्साहन तो खुद ही देना पड़ता है, लेकिन प्रोत्साहन अगर आपके पास है कि यस आपको कुछ करना है लाइफ में, तो और मेन होता है आपको सरवाइव भी करना है। जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, सेल्फ सर्वाइवल, ये उन्हें ही मालूम होता है कि क्या करना है। बट कोशिश की जा सकती है और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। प्रोत्साहन तो खुद से मुझे लेना पड़ा, क्योंकि आर्मी में नहीं कुछ हो पाया। ऐसा नहीं है, एक्चुअली कोशिश नहीं की, क्योंकि मॉरल सपोर्ट की कमी रहती है। पेरेंट्स के बिना आपको, कोई भी इंसान हो किसी भी फील्ड में हो, तो मेहनत बहुत की थी। जैसे नेशनल आरडी किया है, सी सर्टिफिकेट है एंड ए ग्रेडिंग में काफ़ी स्ट्रगल किया लाइफ में। ठीक है, कोई बात नहीं हुआ तो इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता है ना जी। उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, एक जो कलाकार का कीड़ा है, एंकरिंग करनी चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे शिमला में डीसी सर होते थे मल्होत्रा जी, और AC to DC होते थे सचिन कंवल जी। तो उनका मुझे आशीर्वाद मिला था। मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैंने कभी इस तरह से जो स्टेज होस्ट नहीं किया है, बट कि मैं अपॉर्चुनिटी चाहती हूँ। तो अच्छा लगा, खुशी हुई। उन्होंने सिर्फ मेरी पहले का जो बैकग्राउंड है वॉकिंग का, वो देखा कि ठीक है आप करें। और अच्छी बात उससे भी ज़्यादा ये लगी, बाद में जब थैंक्स करने गई तो उन्होंने मुझे एक ही लाइन की, मैंने कहा कि कुछ त्रुटि, कुछ कमी रही हो तो माफ़ी चाहूँगी, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी। तो मुझे एक ही उन्होंने लाइन कही थी कि रश्मि, पेट से सीख कर कौन आता है,
और आपने तो फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा किया, तो इससे ज्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जिन्होंने हमें मौका दिया उनको हमारी मेहनत पसंद आई, उनकी नजरों में हम खरे सोने की तरह निखर कर उभर कर सामने आए। कहते हैं ना कि आपका जो जिंदगी में साथ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मेरी आदत है, मैं अच्छा करने वालों को भी कभी नहीं भूलती और जी बुरा करने वालों को भी बिल्कुल नहीं भूलती। जी, तभी जब आपकी प्रोफाइल हम चेक कर रहे थे, आपने एक शेर कहा था, आस्तीन के सांप। अरे वाह वाह। तो हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे और अच्छा लगा कि आप हर चीज को अपने दिमाग में, अपने जहन में जरूर रखें। अच्छी है वो भी, क्योंकि वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बुरी चीजें हुई है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। वो एक ग्रज अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। ये है कि हमें, अगर किसी ने हमें कमियां बताई हैं, हमें और बेटर अपनी परफॉर्मेंस देनी है। कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। लेकिन निंदक और हमारी कमियां बताने वाला कभी हमारा दुश्मन नहीं होता जी। लेकिन निंदक और खींचने वाले बहुत होते हैं, तो उनमें फर्क होता है दोनों में। हाँ, तो लोग भरे पड़े हैं। हमें ये है कि तभी तो कहा है कि अपना जज्बा जो है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जी जी जी। आपसे अब एक और गीत हम सुनना चाहेंगे। किस तरह के गीत पसंद है, पहले तो ये बताइए कि चॉइस क्या है? रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है, सूफी सॉन्ग्स पसंद है, सैड सॉन्ग्स पसंद है? सिचुएशन के हिसाब से पसंद है। इस टाइम तो मैं सैड बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर और आपके साथ यहाँ बातचीत कर रही हूँ दर्शकों के साथ। अभी आमने सामने हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। और अब म्यूजिक लवर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, तो हर तरह के गीत मुझे पसंद है और हर आर्टिस्ट की मैं कदर भी करती हूँ, रिस्पेक्ट भी करती हूँ। जी जी। चलिए इस टाइम एक पुराने गाने पे जाते हैं। बड़ी अच्छी लाइंस है, वो लिखी भी बहुत अच्छी थी और गाई भी बहुत प्यार से थी कि जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराएं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होंठों पे कोई कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। तो बहुत अच्छी लाइंस है ये, बहुत अच्छी और आपकी जिंदगी से काफी जुड़ी हुई है। हाँ जी। पता है हमें कितना स्ट्रगल किया आपने, और जब कोई अपना अपने साथ ना हो तो कहीं ना कहीं वो कमी खलती है। बेशक पूरी दुनिया की दौलत आपके कदमों में है, बिल्कुल, लेकिन वो अपनों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। हाँ जी। पर सलाम है आपके जज्बे को कि आपने अपने कदम पीछे नहीं हटाए, जो करना था ठान लिया भाई, चाहे जो मर्जी वो हो जाए, वो हमने कुछ करना जरूर है। हाँ, अभी जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया की, ठीक है, परमात्मा ने दिया है। कहते हैं ना कि लोग कैसे कैसे जिंदगी जीते हैं, लेकिन हमारे माता पिता के आशीर्वाद से और लोगों के प्यार की बदौलत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और कहते हैं कि अगर आपके पास पहनने के लिए अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है, और अगर सर पे छत है, तो आप समझ लीजिए कि एक खुश नसीब इंसान है। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं और फिर खाते हैं, कुछ लोग खा भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे भी जीवन है। और खोने की तो बात अभी आप फिर कहेंगे मैं चली गई किसी लाइन्स पर कि जो कुछ खोया है वो बताएं क्या जी, जो कुछ खोया है वो बताएं क्या, दिल के दर्द सुनाएं क्या, दुनिया की नज़र में तो यूं हर खुशी है मेरी ज़िंदगी में जी, दुनिया की नज़र में तो यूं हर खुशी है मेरी ज़िंदगी में, मगर जो दिल के अंदर है वो दिखाएं क्या जी। और उस रब ने एक लिबास मुझे भी दिया है मेरे हिसाब से। क्या बात है, ये एक बड़ी अच्छी लाइन है कि उस रब ने एक लिबास मुझे भी दिया है मेरे हिसाब से, तो तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। क्या बात ये एक तो ये जो हम कहते हैं कि कलम जो है, लेखनी जो है, उसमें इतनी ताकत है जितनी किसी तलवार में भी नहीं है। बिल्कुल, पूरी कायनात को हिलाने की जो है ताकत रखती है एक कलम जी। तो लिखने का भी शौक रखती हैं रश्मि आप?
रखते हैं, कुछ खास नहीं लिख पाते हैं, मगर ठीक है, शौक ज़रूर रखते हैं। जी, तो शेर व शायरी तक ही सीमित है या कुछ और भी कभी लिखने की कोशिश की? कई बार कुछ कविताएं मैं लिखती थी, सही बताऊं अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे खुशी है कि मैं जब अपनी 9th क्लास में थी तो मुझे हिंदी रचना के लिए, स्वरचित रचना के लिए जो है ये आपका इंटर स्कूल का कंपटीशंस होते, उसमें प्रथम प्राइज मुझे मिला था। ये आपने अभी बात की तो मुझे याद आ गया, वैसे मैं भूल गई थी। चलिए, औरों के शौक का, औरों की पसंद का तो आप खूब ध्यान रखती हैं जब आप होस्ट करती हैं, लेकिन कभी आपकी पसंद जानने का मौका अगर तमाम दर्शकों को मिल जाए तो उन्हें भी मजा आएगा। आपसे जानना चाहेंगे आपके शौक क्या क्या हैं और पसंद नापसंद के बारे में। पहले शौक जानते हैं और फिर पसंद नापसंद पे आते हैं। ओके, शौक तो मेरा है, कहते हैं कि हंसकर जियो, सबसे पहले खुशी से जियो, और अगर आपकी वजह से आपके जीवन में हर रोज एक इंसान खुश होता है, उसके चेहरे पे स्माइल आती है, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। और बाकी शौक रखती हूँ, अभी आप सेहत के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं, खाने पीने का शौक रखती हूँ, पहनने का शौक, घूमने फिरने का शौक रखती हूँ, अच्छी अच्छी यूनिक प्लेसेस पर जहाँ पे पीसफुल एरियाज हों, और बाकी शौक रखती हूँ अच्छे लोगों के साथ अच्छा करने का। वो कहते हैं कि अच्छों को भी राधे राधे, और बाकी समझदार है सभी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा खाने पीने के शौकीन हैं, तो फूडी है अगर आप, तो कौन सा फूड जो है जो दिल के बेहद करीब है, जिसको देखकर रोक नहीं पाती हैं आप अपने आप को? वैसे सही बताऊं, मैं खाने में चूजी बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा होना चाहिए, ताज़ा फ्रेश हो, अच्छा होना चाहिए, लजीज, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है खा लो। आजकल मैं थोड़ा सा सोचती हूँ, लोग कहते हैं मुझे ना कि आप कमज़ोर बहुत हो गए हैं, हाँ नजर आने बंद हो गए हैं आप, तो थोड़ा सा सेहत वेद बनाइए, तो मुझे समझ आ जाता है कि क्या है ना जी। तो किसी ने मुझे एक दिन कहा कि मैम आप तो सूख के कांटा हो गए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा डाइटिंग पे आती हूँ, बहुत बड़ी कमज़ोरी है, डाइटिंग नहीं कर पाती हूँ मैं। जी, तो चलिए, सेहतमंद रहने चाहिए, बेशक आप डाइटिंग की जरूरत ना पड़े, आप अंदर से फिट होने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। तो बनाने का भी शौक रखती है रश्मि, या फिर सिर्फ खाने के शौकीन हैं? अभी आपने बहुत अंदर की बात पूछ ली। पर मेरी आदत है जी, मैं झूठ नहीं बोलती जी, है ना, झूठ कहाँ तक चलेगा, आपको जीना है तो समझ लीजिए, मजबूरी भी समझ लीजिए आप जी। बनाना तो पड़ता है आपको, खाना है तो जी। हाँ जी। तो खाने की बात चली है, हर एक रीजन का अपना एक स्पेशल फूड रहता है। हाँ। साथ कहते हैं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, बोली नहीं होती, बस कदम धुनों पर थिरकने शुरू हो जाते। कितना एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, और ये कलाकार भी बहुत प्यारे हैं, गाते भी बहुत प्यारा है, इंसान भी बहुत प्यारे हैं, क्योंकि काफी बार इनसे मुलाकात हुई है, और इसी भारद्वाज जी, और मैं बताऊं ये भी इन्होंने बहुत मेहनत की है जी, बिल्कुल छोटे से स्तर से जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। अभी ये झूरी जो है इन्होंने सुनाई ना कि रोई करी अपने घरे, क्या बात है, मतलब बहुत प्यारा गाना है ये, काफी परंपरागत जो है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है जी। और अभी तो ये फोक नोट्स की तरफ भी काफी जा रहे हैं, अच्छे कलाकार हैं। तो हाँ जिसने खुद मेहनत की है और मेहनत के बलबूते पर जो एक मुकाम पर पहुंचते हैं, उन्हें दूसरों की मेहनत दिखती है, जो अथाह प्रयत्न उन्होंने किए होते हैं हाँ वो सब दिखते हैं जी, और जी। आपको ही नहीं, जो कद्रदान है वो अप्रिशिएट करते हैं, समझते हैं किसी की मेहनत को। पसंद पे आए थे, पसंद नहीं छोड़ना चाहेंगे आपकी, वो चीज अधूरी रह गई थी। हाँ तो खाने में आपने बताया कि ये सब कुछ आपको पसंद है, बनाना कितना पसंद है वो भी आपने बताया। अब परिधानों की तरफ आए, क्योंकि परिधान एकदम से आपको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, जैसे संस्कृति को बयां करते हैं हर क्षेत्र के परिधान, वैसे ही जब आप होस्ट करने जाते हैं तो आपके परिधान जो है आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। हाँ जी। आप किस तरह की ड्रेसेस ज्यादा पसंद करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ड्रेसेस के बारे में जरूर जाऊंगी, लेकिन खाने के बारे में एक मुझे जरूर बात याद आई जी। हिमाचल से जुड़ी हुई है, और हिमाचल में कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी मैं सुन्नी ग्रामीण से, शिमला ग्रामीण से हूँ, सुन्नी से, मगर हमारे जितने भी हिमाचल के जो गाँव के एरिया है वहाँ पे एक चीज बड़ी फेमस होती है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, और साथ में वो जो लस्सी होती है ना, जब आप उसको तड़का लगाते हैं, आहा आनंद आ जाता है। मतलब उससे जो है टेस्टी और प्यारी चीज
साधारण चीज शायद ही कहीं हो, मगर आनंद आ जाता है। क्या बात तो उसके बाद परिधानों के लिए जाते हैं कि आप मतलब हिमाचली परिधानों की अगर बात करें तो सही कह रही हूँ, एक जो आपकी टोपी होती है हिमाचली टोपी, पर अगर वो बड़ी तरीके से सजी संवरी हो, आहा आनंद आ जाता है। और परंपरागत तो देखिए जी, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आधुनिकता की ओर जरूर जाएं। मैं हर तरह के परिधान वैसे पहनती हूँ, अच्छे भी लगते हैं। अभी आप कहें कि जीन्स टॉप भी मैं पहनती हूँ, ब्लेजर्स, आपका ट्रेडिशनल्स जितने आपके रहते हैं। और ट्रेडिशनल ड्रेसेस में कहते हैं ना डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनो। डिज़ाइनर ड्रेसेस में ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल आधुनिकता की ओर जाना है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ। आप एक कहते हैं ना कि इंडियन स्टाइल ड्रेसेस में भी आप खूबसूरत दिख सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग तरह की डिज़ाइनर ड्रेसेस जो आपकी होती है, उसमें आप ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, बशर्ते कि आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं। कहते हैं कि जब आपको कोई खुशी मिलती है या गम मिलता है, अगर उसे बांटने वाला कोई मिल जाए तो खुशियां दोगुनी हो जाती है और गम जो हैं वो कम हो जाते हैं। आपके दिल के करीब कोई ऐसा फ्रेंड है जो बचपन से आपके साथ है और उनकी कंपनी बहुत एंजॉय करते हो आप? ओके वैसे मैं कहूँ तो दोस्त वैसे मैं अब कम बनाती हूँ। ठीक है, सभी दोस्त हैं कहने को भी, और इंसान है, इंसान का ही के काम आता है। हम समाज में रहते हैं तो दोस्ती सभी से होती है। लेकिन अगर ख़ास तौर पे बात करें ना कि हाँ, एक होता है कि हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है, तो मैं कहूँ कि मैं तो सबकी दोस्त हूँ, लेकिन मैं अपने लिए दोस्त कम बनाती हूँ। क्योंकि दोस्त कहते हैं कि कंपनी के लिए या आपका सिर्फ खुशी में आपके साथ हो वो मैटर नहीं करते। दोस्त कुछ होते हैं कि ठीक है, जो आपकी गॉसिप्स ना करे, ये ना जाने कि यार अच्छा क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, इसके साथ क्या हुआ है, ये हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन दोस्त वो होते हैं जो अगर आप प्रॉब्लम में हो तो आपको पूछे ना क्या हुआ है, कैसी हो गया, लेकिन आपके पास आए, आपको पूछे ना तुम्हें क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है, और हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं और कैसे हम आपके साथ स्टैंड कर सकते हैं जी। दोस्त वो होते हैं, और ऐसे एक दो ही लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जी। जो चलिए, तो हम रश्मि से अब ये जानना चाहेंगे कि फ्यूचर प्लानिंग्स आपकी क्या क्या हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा है, आपने कहा कि 2012 या 13 से आपने अपना सफ़र शुरू किया प्रोफेशनली, तो काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। पर कहते हैं कि पूरी उम्र हमारे पास सीखने के लिए पड़ी रहती है। हम लास्ट के जो पड़ाव रहता है ज़िंदगी का तब तक सीखते हैं। हाँ जी, तो आप क्या करना चाहती हैं अपने लिए, अपने देशवासियों के लिए? क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं आपकी? फ्यूचर प्लानिंग देशवासियों के लिए काश कुछ कर पाऊँ, ये चीज़ मैं हमेशा सोचती हूँ, चाहे वो देशवासियों की बात हो या मतलब हेल्पलेस की। मैं हमेशा मतलब परमात्मा से ये दुआ करती हूँ कि काश मैं इस काबिल हो पाऊँ कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं औरों के लिए कुछ कर पाऊँ जिनको ज़रूरत होती है, दूसरे इंसान की हेल्प की ज़रूरत होती है। और उम्मीद करती हूँ कि शायद परमात्मा ज़रूर कुछ कर पाएँ। हाँ, जिसके हम काबिल होते हैं, जिस लायक मैं हूँ, कभी थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊँ तो कोशिश भी मेरी रहती है ऐसा कुछ करने की, जैसे NGOs वगैरह से जुड़ के, और ये सब कोशिश रहती है। वो इस पे कहते हैं ना कि एक बार 3 दोस्त थे, वो सोच रहे थे हम भंडारा करें, लेकिन एक कहता है यार पेमेंट अच्छी नहीं है, ख़त्म हो जाती है, किराए में ख़त्म, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने। इतनी देर में एक महात्मा जी वहाँ से जा रहे थे, छोटी सी लाइन है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भंडारा करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, आपका ईमान, आपकी नीयत होनी चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, आप सुबह जब उठते हो थोड़े से दाने आप चिड़िया के लिए डाल दें, उनके लिए पानी रख दें, कोई गाय है, डॉगी, जो भी हेल्पलेस है, या फिर ऐसे परिवार कोई जिनको ज़रूरत है, तो उनके लिए आप थोड़ी हेल्प कर दें तो भंडारा हो जाएगा। और वो तीनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ से चले गए और रोज़ उन्होंने यही करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें हैं कि ठीक है, आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग आजकल, मैं सही बताऊं, कुछ लोग, ज़्यादातर कहूँगी, भगवान और मौत को भूल चुके हैं। वो कहते हैं कि हम घमंड करते, किस बात का घमंड जी। वो कहते हैं ना कि किसी को घमंड है, मैं इस पद पर आसीन हूँ, मेरी ये जगह है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है, पोजीशन है। किसी को अपने टैलेंट की जो है घमंड है, किसी को अपनी खूबसूरती का
मतलब किसी ना किसी तरीके वो मैं खत्म नहीं होता कि मैंने ये किया है, मैं ही लोग सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं मैं हूं तो दुनिया चल रही है, मैं नहीं हूँगा तो क्या हो जाएगा। अरे अगर कभी घमंड आए ना, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी एक चक्कर शमशान का जरूर आप लगा कर आए, वहाँ बड़े बड़े सिकंदरों की राख से भरा पड़ा है। तो है ना कि घमंड ना करना जिंदगी में, घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। तो हम इंसान हैं, आए हैं, अच्छी चीजें करें, अच्छे कर्म करें, और ताकि कहते हैं कि वो है ना कि जिंदगी का किरदार कुछ इस तरह से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और बात आई वही कि हाँ आप कुछ करना चाहते हैं तो देशवासियों के लिए, पहले तो सैनिकों के लिए मैं इस मंच से मैं सैनिकों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी, सोल्जर जो हर वक्त हमारे लिए तैनात हैं और जो शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि के तौर पर, और वीरों के लिए एक संदेश में ज़रूर देना चाहूँगी कि वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता जी, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, भारत की मिट्टी से बढ़कर कोई चंदन नहीं होता। अजी बहुत आते हैं नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर, लेकिन उस तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बहुत खूब। इसी बात के, इसी अंदाज के कायल हैं मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक रहते हैं जो आपके, जब आप होस्ट करती हैं किसी भी प्रोग्राम को उसे देखने के लिए, तो आज हमें भी बहुत मज़ा आया इन लाइनों को सुनकर, ये जो आपने कही हैं और आपकी आवाज़ को सुनकर। बहुत से आपको देखकर इंस्पायर भी होंगे बच्चे कि जैसा अंदाज इनका है, जितने अच्छे से ये बोलते हैं हम भी वो करें। उनके लिए कोई मैसेज और कुछ पंक्तियां जाते जाते आपकी आवाज़ में हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर कहना चाहूँगी। वैसे कहते हैं कि आजकल कुछ कह नहीं सकते, अब छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती है, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी करें, आसमान में ज़रूर उड़ें, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहकर, अपने कदमों को ज़मीन से जोड़े रखिए, आसमान में ज़रूर उड़ें, क्योंकि परिंदों को भी पता होता है कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। इसीलिए वो शाम कर ज़रूर लौट कर अपने घोंसले में आते हैं। तो जीवन में हमें हमेशा सीखने का मौका मिलता है, और इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, मरते दम तक नहीं होता है, हमेशा उसे सीखते रहना चाहिए, और ज़रूर हमें हर वक्त किसी ना किसी चीज़ से सीखने को ज़रूर मिलता है। तो कहते हैं, इसीलिए तो एक वो लाइन है ना कि अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। तो बस वो एक इतनी सी लाइन में काफ़ी कुछ मैं कहना चाहूँगी। बाकी तो जिनका प्यार मुझे मिलता है उनकी तो मैं भी कायल हूँ अगर वो मेरे कायल है, और प्यार और आशीर्वाद की बदौलत ही आप आगे बढ़ पाते हैं। बाकी ज़िंदगी में बस यही कहूँगी कि अपने माता पिता, जो पेरेंट्स हैं और बुज़ुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लीजिए, उनको प्यार दीजिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता, और बुजुर्गों के साथ जो है हमेशा प्रेम भाव से रहें। और जी, अब वो चंद पंक्तियाँ चलते चलते आपसे सुनना चाहेंगे। किस चीज़ की जी? कोई भी गीत जी। ओके, हिंदी चलेगा? बिल्कुल हिंदी चलेगा जी। ओके हिंदी ठीक है। एक बड़ा पुराना गाना है, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। गा नहीं पाती हूँ ये, क्योंकि ये गाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए, समझ गए जज्बात जरूर है। रश्मि ठाकुर, आप कार्यक्रम में आए और इतनी प्यारी प्यारी बातें की अपने बारे में, इतनी सारी चीज़ें आपने तमाम दर्शकों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके धन्यवादी हैं। आपने समय निकाला और हमारे कार्यक्रम में आई। अब आपके साथ साथ अपने दर्शकों को इस गीत के साथ हम छोड़े जा रहे हैं और उनसे चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।